हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सम्राट पृथ्वीराज मूवी। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फिल्म शुरू होते ही दिखाया जाता है कि अजमेर के राजा पृथ्वीराज और कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता एक दूसरे से प्रेम करते हैं। स्टोरी आगे बढ़ती है और दिखाया जाता है कि मोहम्मद गौरी का भाई मीर भागकर आया है पृथ्वीराज की शरण में अपनी जान बचाने को। फिर आगे दिखाया जाता है कि पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी के भाई से मिलने जाते हैं और उससे वादा करते हैं कि वो उसके भाई मोहम्मद गौरी से उसकी हिफाजत करेंगे। जब ये बात सुल्तान को पता चलती है कि पृथ्वीराज ने उसके भाई को शरण दी है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो पृथ्वीराज को एक पैगाम भिजवाता है। सुल्तान का पैगाम देने वाला पृथ्वीराज के दरबार में पहुंचता है और वो कहता है कि सुल्तान चाहते हैं कि आप उनके भाई को यहाँ से आज़ाद कर दें। अगर पृथ्वीराज ने सुल्तान के भाई को आज़ाद नहीं किया तो सुल्तान उनसे युद्ध लड़ेंगे। इस पर पृथ्वीराज बोलते हैं कि हमने उनके भाई से वादा किया है कि हम उनकी रक्षा करेंगे, इसीलिए अगर सुल्तान युद्ध चाहते हैं तो हम उनसे युद्ध भी लड़ेंगे। अगले सीन में देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और सुल्तान मोहम्मद गौरी में जंग होती है। दोस्तों, इस जंग में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं और कैद में रख लेते हैं। सुल्तान को कैद में रखने के बाद पृथ्वीराज की सभा में जितने भी लोग होते हैं उनमें से पृथ्वीराज के काका बोलते हैं कि मोहम्मद गौरी को यहीं मार दिया जाए, लेकिन पृथ्वीराज उनकी बात नहीं मानते। फिर अगले सीन में सभा में मोहम्मद गौरी को लाया जाता है। उससे पृथ्वीराज कहते हैं कि मैं तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ, तुम्हारी जान में बख्श दे रहा हूँ। इस पर मोहम्मद गौरी कहता है कि तुम मुझे आज़ाद मत करो, मुझे ख़त्म कर दो। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो आगे जाकर मैं तुमसे बदला लूँगा और तुम्हें मार डालूँगा। इस पर पृथ्वीराज हंसते हुए बोलते हैं, जाओ, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। फिर पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को आज़ाद कर देते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कन्नौज के राजा जयचंद को दिल्ली की गद्दी पर बैठना होता है। तभी उन्हें अपने मंत्री से पता चलता है कि दिल्ली की कुर्सी अब पृथ्वीराज चौहान को मिल रही है। ये सुनकर वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं। राजकुमारी संयोगिता जयचंद की ही बेटी होती हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि पृथ्वीराज की सभा में एक आदमी कन्नौज से पैगाम लेकर आता है। वो व्यक्ति कहता है कि हमारे राजा चाहते हैं कि सम्राट पृथ्वीराज उनके आगे झुक जाएं और आधा राज्य हमारे नाम कर दें। अगर सम्राट राज नहीं देंगे तो कन्नौज के राजा दिल्ली पर हमला करके उनसे राज छीन लेंगे। इस पर पृथ्वीराज, उनके काका और सभी सभा में बैठे लोगों को गुस्सा आ जाता है। पृथ्वीराज बोल देते हैं कि जाओ, उनसे कह दो मैं उन्हें कुछ भी नहीं दूंगा और हम युद्ध के लिए भी तैयार हैं। फिर जब जयचंद को पता चलता है कि पृथ्वीराज ने उनकी बात नहीं मानी तो उन्हें बेइज्जती महसूस होती है। अब पृथ्वीराज की बेइज्जती करने के लिए कन्नौज के राजा एक प्लान बनाते हैं जिसमें वो अपनी बेटी संयोगिता का स्वयंवर रखते हैं। इस स्वयंवर में वो पृथ्वीराज के दोस्तों और दुश्मन सबको बुलाते हैं, लेकिन पृथ्वीराज को इस स्वयंवर में नहीं बुलाया जाता। स्वयंवर में पृथ्वीराज की सोने की मूर्ति बनवाकर दरवाजे पर खड़ा कर देते हैं, जिससे कि आए हुए लोग देखें कि पृथ्वीराज को दरबार बनाया हुआ है और पृथ्वीराज का मजाक बनाएं। ये बात जब संयोगिता को पता चलती है कि पृथ्वीराज को दरबारी बनाया गया है तो राजकुमारी को गुस्सा आ जाता है। गुस्से में वो अपने पिता के पास जाती हैं, उनसे बोलती हैं कि पृथ्वीराज जैसे महान इंसान का पुतला मंदिरों में होना चाहिए, आपने उन्हें दरबार में खड़ा किया है। इस पर जयचंद बोलते हैं कि वो तुम्हारा क्या लगता है, वो मेरा दुश्मन है, इसीलिए मैंने ऐसा किया है। ये सुनकर संयोगिता बोलती हैं कि मैं पृथ्वीराज से प्रेम करती हूँ और मैं उन्हीं से शादी करूँगी और किसी से नहीं करूँगी। ये कहकर संयोगिता चली जाती हैं। अपनी बेटी की बात सुनकर जयचंद को गुस्सा आ जाता है। अगले दिन दिखाया जाता है कि राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला है और बहुत से राजा और राजकुमार संयोगिता से शादी करने को आए होते हैं। उसी दौरान इस भरी सभा में राजकुमारी आकर बोलती हैं कि वो शादी करेंगी तो सिर्फ सम्राट पृथ्वीराज चौहान से ही करेंगी और किसी से नहीं करेंगी। फिर दिखाया जाता है कि संयोगिता पृथ्वीराज के पुतले के पास जाती हैं और एक हार पृथ्वीराज की मूर्ति को डाल देती हैं। हार डालकर राजकुमारी कहती हैं कि मैंने पृथ्वीराज को अपना पति मान लिया है। ये देखकर उनके पिता बहुत गुस्से में आ जाते हैं और राजकुमारी को मारने जाते हैं, लेकिन तभी पृथ्वीराज सैनिकों के साथ वहां आ जाते हैं।
पृथ्वीराज जयचंद और सभी लोगों के सामने संयोगिता को अपनी पत्नी स्वीकार करके संयोगिता को अपने साथ ही ले जाते हैं। ये सब देखकर कन्नौज के राजा को बहुत गुस्सा आ जाता है। उन्हें लगता है उनकी बहुत बेइज्जती हुई है। इस बेइज्जती से जयचंद प्रतिशोध की आग में जलने लगते हैं और वो सोचने लगते हैं कि वो कैसे पृथ्वीराज से अपनी इस बेइज्जती का बदला लें। अगले सीन में दिखाया जाता है कि कन्नौज के राजा जयचंद अपने सेनापति से कहते हैं कि पृथ्वीराज पर उनके राज्य में जाकर हमला करो। राजा का हुक्म मानते हुए जयचंद की सेना गौड़पुर किले पर जाती है, जो पृथ्वीराज का एक किला था, उस पर हमला कर देती है। उधर दिल्ली में पृथ्वीराज अपनी पत्नी के साथ पूजा करने के लिए गए होते हैं। कुछ दिनों के लिए राजा राज्य से दूर होते हैं। अब राज्य में पृथ्वीराज नहीं हैं, राज्य में उनके काका और दूसरे मंत्री लोग होते हैं। जब इन सभी को पता चलता है कि गौड़पुर किले पर हमला हुआ है, तो वो लोग बिना राजा के ही युद्ध करने के लिए निकल जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि पृथ्वीराज की सेना गौड़पुर किले पर जाकर जयचंद की सेना से युद्ध करती है। इस जंग में काका शहीद हो जाते हैं। जब पृथ्वीराज को पता चलता है कि युद्ध में काका शहीद हो गए हैं, तो पृथ्वीराज को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कन्नौज पर हमला करने की ठान लेते हैं। वहीं कन्नौज के राजा जयचंद अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए एक सौदागर को बुलाते हैं। इस सौदागर से कन्नौज के राजा कहते हैं कि तुम गजनबी के सुल्तान मोहम्मद गौरी के पास जाओ और उनसे कहो कि उन्हें जो भी चाहिए मैं दूंगा, बस बदले में सुल्तान मेरी मदद करें और पृथ्वीराज को पकड़कर मेरे सामने लाएं। अगले सीन में दिखाते हैं कि वो सौदागर जाता है सुल्तान मोहम्मद गौरी के पास और उनसे कहता है कि कन्नौज के राजा ने उन्हें भेजा है एक सौदा करने के लिए। सौदे की बात यह है कि जयचंद बहुत सारी दौलत देंगे, बदले में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को पकड़कर उनके हवाले कर दें। मोहम्मद गौरी को सौदा पसंद आता है, वो सौदा कबूल कर लेता है क्योंकि उसे बदला भी लेना होता है और वो इसी बहाने कन्नौज के राजा को भी धोखा देकर दिल्ली हथियाने की सोच रहा था। फिर अगले सीन में देखते हैं कि सुल्तान अपने एक सिपाही के जरिए पृथ्वीराज चौहान के पास जंग का पैगाम भिजवाता है। पृथ्वीराज पीछे हटने वाले नहीं थे, वो इस जंग को तैयार हो जाते हैं और फिर दोनों तरफ युद्ध की तैयारी शुरू हो जाती हैं। जंग में जाने से पहले सम्राट पृथ्वीराज चौहान अपनी पत्नी यानी रानी संयोगिता से कहते हैं कि मेरे यहाँ से जाने के बाद ये गद्दी तुम ही संभालना और सारे फैसले तुम ही लेना। फिर वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की सेना में जंग होती है। ये जंग कई दिनों तक चली, इसीलिए दोनों सेना दिन में युद्ध लड़ती थीं और रात में तंबू लगाकर आराम करती थीं। इसी का फायदा उठाते हुए मोहम्मद गौरी प्लान बनाता है कि रात के अंधेरे में ये लोग पृथ्वीराज की सेना पर घुसेंगे और चुपचाप उनके खेमे में आग लगा देंगे। फिर ये ऐसा ही करते हैं, पृथ्वीराज की सेना के खेमे में जाकर आग लगा देते हैं और धोखे से पृथ्वीराज चौहान और उनके कुछ सैनिकों को बंधक बना लेते हैं। जब ये बात दिल्ली में संयोगिता को पता चलती है कि पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया गया है और मोहम्मद गौरी की सेना अब दिल्ली की तरफ आ रही है उनके महल पर कब्जा करने के लिए, अब संयोगिता अपनी रक्षा के लिए जौहर करने का फैसला कर लेती हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मोहम्मद गौरी उनके शरीर को छू न सके, इसीलिए संयोगिता और भी महल की महिलाएं जौहर कर लेती हैं। मतलब वो लोग आग में कूदकर अपनी जान दे देती हैं। थोड़ा समय गुजरता है, फिर दिखाया जाता है कि मोहम्मद गौरी दिल्ली का राजा है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान उसकी कैद में हैं। मोहम्मद गौरी ने सम्राट की दोनों आंखें निकाल ली हैं, वो अब कुछ भी नहीं देख सकते। फिर अगले सीन में पृथ्वीराज चौहान को एक स्टेडियम में खड़ा किया जाता है मुकाबले के लिए और उनके सामने 3 शेर भेजे जाते हैं। पृथ्वीराज पूरी तरह से अंधे हैं, उनके सामने 3 शेर लड़ने के लिए भेजे जाते हैं। पृथ्वीराज उनसे लड़ते हैं और उन तीनों ही शेरों को वो मार देते हैं। सुल्तान ये देखता है कि पृथ्वीराज ने तीनों ही शेरों को मार दिया है तो उसे अच्छा नहीं लगता और फिर सुल्तान एक और मुकाबला कराता है। वो पृथ्वीराज चौहान को तीर कमान देता है और कहता है कि अगर तुम मेरे 7 घुड़सवारों में से एक को भी मार पाए तो मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद कर दूंगा।
इस बात पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान सुल्तान से कहते हैं कि मुझे 7 तीर कमानों की ज़रूरत नहीं है और ना ही 7 घुड़सवारों को मारने की ज़रूरत है। क्यों ना सिर्फ एक तीर हो और सामने तुम हो और हम दोनों के बीच मुकाबला हो। मतलब सम्राट पृथ्वीराज चौहान सुल्तान को सीधी चुनौती देते हैं। मोहम्मद गौरी जानता था कि सम्राट अंधे हैं और बहुत दूर हैं, तो मुझ पर पृथ्वीराज का निशाना लगना असंभव है। पृथ्वीराज चौहान अपना ध्यान लगाते हैं और निशाना साध कर तीर चलाते हैं। वो तीर ठीक निशाने पर लगता है और मोहम्मद गौरी मर जाता है। इसके बाद मोहम्मद गौरी की सेना पृथ्वीराज पर तीर चलाने लगती है। बहुत से तीर लगने के बाद पृथ्वीराज चौहान गिर जाते हैं और वहीं पर शहीद हो जाते हैं और ये फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ये वीडियो लाइक और शेयर भी कर दें। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।